गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग पोषण का अध्ययन किए, उसी चैप्टर के अंतर्गत जो नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन क्रिया, जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही पोषण और श्वसन का अध्ययन करना है। बच्चों, पोषण की आवश्यकता होती है शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने के लिए। ऊर्जा की आवश्यकता पोषण से पूर्ति होती है, लेकिन बच्चों ऊर्जा मिलती कैसे? सिर्फ पोषण से हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। पोषण के बाद जो भोज्य पदार्थ होता है उनसे हमको ऊर्जा जो मिलती है वह श्वसन क्रिया से मिलती है। तो श्वसन जो शब्द आता है, श्वसन का अर्थ सांस लेना नहीं होता है। सांस लेना श्वसन का एक भाग है, न कि वो श्वसन क्रिया। श्वसन का अर्थ हुआ कि भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का मिलना, क्योंकि हमें ऊर्जा की ही आवश्यकता है जीवन को बनाए रखने के लिए। तो बच्चों जो ऊर्जा मिलती है वो श्वसन से मिलती है। तो श्वसन को परिभाषा हम इस तरह लिखा जा सकता है कि जीवित कोशिकाओं में होने वाली जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं जिनमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन कहलाती है। तो मुख्य जो भोज्य पदार्थ से ऊर्जा अधिक मात्रा में मिलती है, जो मेन जो एनर्जी देने वाला पदार्थ होता है वो ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ये क्रिया कोशिका के अंदर होती है। कोशिका के अंदर ये क्रिया होगी तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और उसके साथ ऊर्जा निकलती है। ये बच्चों जो ऊर्जा निकलती है वह ऊर्जा एडीपी एक रासायनिक यौगिक है, उसके साथ मिलकर के एटीपी में बदल जाती है। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जब उसमें एक फास्फोरस अणु तीसरा जुड़ता है तो एटीपी बनता है। तो ये जो ऊर्जा मिलती है ये बंध बनाने में यूज कर ली जाती है और एटीपी के रूप में इस ऊर्जा को संचित कर लिया जाता है। इस तरह बच्चों श्वसन क्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। लेकिन श्वसन क्रिया होती कैसे है? श्वसन जो होता है दो प्रकार से होता है। जीवधारियों के अंदर जो श्वसन क्रिया होती है, चाहे पौधे हो या जंतु हो, सब में श्वसन होता है। तो श्वसन दो प्रकार से होता है। एक होता है वह पार्ट जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसको कहते हैं अवायवीय। अवायवीय श्वसन। और दूसरा होता है वायवीय श्वसन। जीवधारियों में श्वसन बच्चों दो प्रकार से होता है। एक अनाक्षी श्वसन, दूसरा अनाक्षी श्वसन। नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, ऑक्सी श्वसन यानी इस श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है। और दूसरा अनाक्षी श्वसन, वह श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के वो क्रिया होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो बच्चों जो ऑक्सी श्वसन होता है जंतुओं के अंदर और जो वह पुष्टि पौधे होते हैं उनमें, वह पुष्टि जीव होते हैं उनमें अधिकतर ऑक्सी श्वसन ही क्रिया होती है। और ये श्वसन क्रिया बच्चों कोशिका के अंदर होती है। इसीलिए इस तरह के श्वसन को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन कहा जाता है। तो कोशिका के अंदर, इसे कोशिका है तो कोशिका के दो भाग होते हैं। जैसे आप कोशिका है, ये आप पढ़े होंगे पिछली कक्षा में। कोशिका है तो एक इसका दो भाग होता है। कोशिका के अंदर एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा कोशिकांग, कोशिका द्रव्य। अब दूसरा कोशिकांग में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो भाग कोशिका में होते हैं, पढ़े भी गए आप पिछले कक्षा में। तो कोशिका के अंदर श्वसन होता है। तो ऑक्सी श्वसन में होता क्या है? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी पूर्ण ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का। और इस क्रिया के द्वारा एक ग्लूकोज अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है।
एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से पूरा ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीशोषण में, तो 38 एटीपी बनते हैं। बच्चों जो ये ऑक्सीशोषण होता है ये 2 चरण में कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है कि एक चरण में, 2 चरण में कंप्लीट होता है। एक ऐसा चरण है शुरू वाला जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, यानी इसका पहला भाग भी अनऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के पूरा होता है, लेकिन दूसरे भाग के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह ये 2 चरणों में पूरा होता है। तो पहले चरण को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है पायरुवेट में, पायरुविक एसिड ठुका जाता है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड या पायरुवेट में बदल जाता है। यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। कोशिका का जो भाग है, तो कोशिका के अंदर ये कोशिका है, इसके अंदर जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया अलग होते हैं। इसमें कोशिका द्रव में जो बाकी भाग होता है इसमें क्रिया होती है। जो कोशिका द्रव में पहले से जो भोज्य पदार्थ पच के पहुंचे हुए हैं, तो ग्लूकोज भी उसमें रहता है। तो कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होता है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के होता है। और एक ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होता है वह पायरुवेट में बदलता है और उसके साथ जो है 2 एटीपी अणु बनते हैं। अगला चरण होता है बच्चों क्रेब चक्र का, यानी एक तरह से यह जो है कोशिकीय शोषण है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में घटता है क्रेब चक्र। क्रेब चक्र एक मतलब जैव रासायनिक क्रियाओं का एक चक्र होता है। तो क्रेब चक्र नाम क्रेब साइंटिस्ट के नाम से पड़ा हुआ है। तो पायरुविक एसिड जो होता है उसके बाद जो है ये जब क्रेब चक्र में पहुंचता है तो वहां ऑक्सीजन के साथ मिल करके इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो बच्चों ये पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल से क्रेब चक्र में पहुंचने से पहले 6 एटीपी बनते हैं। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो 2 से 12 एटीपी पहले ही बन जाएंगे और क्रेब चक्र में 24 एटीपी 2 पायरुविक एसिड से बनते हैं अणु से। तो इस तरह कुल मिला के 36 एटीपी क्रेब चक्र और पायरुविक एसिड जब क्रेब चक्र पहुंचता है उसके पहले यानी माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होते हैं और ये कोशिका द्रव में उत्पन्न होते हैं। इस तरह मिला करके जो ऑक्सीशोषण होता है उसमें 38 एटीपी उत्पन्न होता है। बच्चों दूसरा जो प्रकार है अनऑक्सीशोषण बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीशोषण में भी ये जो चरण है यहाँ भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। अनऑक्सीशोषण में कहीं भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों अनऑक्सीशोषण में क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का जो अणु होता है वो ऑक्सीजन की कमी में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया होती है। तो इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके वजह से एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलती है। छोटे जो जीव होते हैं जैसे आप ईस्ट, जीवाणु, कुछ जो है सूक्ष्म जीव, उनमें जो है अनऑक्सीशोषण होता है। बीज जो होते हैं जनरेशन होता है उस समय भी उसमें अनऑक्सीशोषण होता है। तो अनऑक्सीशोषण में ये क्रिया होती है, इसमें बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बदलता है और ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है बहुत कम एनर्जी निकलती है, यानी एक ग्लूकोज से 2 ही एटीपी बन पाते हैं। तो ईस्ट वगैरह में ये एथिल अल्कोहल बनता है, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है मनुष्य में आप देखते हैं कभी कभी हम ज्यादा वर्क करते हैं या ज्यादा दौड़ते हैं या ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमें थकान हो जाती है। हाथ को खूब चलाते रहें तो एक समय ऐसा आता है कि हाथ थक जाता है, हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। दर्द क्यों होता है? तो बच्चों वहां पे अनऑक्सीशोषण शुरू हो जाता है। जब हम ज्यादा वर्क करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन कम पहुंचने लगता है ब्लड के द्वारा और वहां जो है जंतु कोशिका के अंदर अनऑक्सीशोषण होता है और उसमें लैक्टिक एसिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। उसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें दर्द होता है। तो वहां भी जंतु कोशिका के अंदर ये अनऑक्सीशोषण जब होगा तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। वनस्पति कोशिका के अंदर जब अनऑक्सीशोषण होता है वहां एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसे हम किण्वन करते हैं, यानी अनाज के द्वारा जो शराब बनते हैं एथिल अल्कोहल वो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनता है।
तो कुछ एंजाइम इसमें काम, सब में एंजाइम्स रहते हैं, कुछ एंजाइम काम करते हैं और इस तरह का अनाक्षी शोषण होता है। बच्चों ये अनाक्षी शोषण भी कोशिका द्रव में ही होता है। तो जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है वह पार्ट कोशिका द्रव में होगा और जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। इस तरह बच्चों अनाक्षी और ऑक्सी शोषण में हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों तो ऑक्सी और अनाक्षी शोषण के बारे में आपने पढ़ा। परीक्षाओं में इन दोनों शोषण में अंतर पूछा जाता है। तो अधिकतर अंतर लिखते समय जो है दो साइड में पेपर पे जो पेज होता है, एक तरफ ऑक्सी और एक तरफ अनाक्षी शोषण हेडिंग डालते हैं, बीच में एक लाइन खींच देते हैं और अंतर दोनों साइड से लिख दिया जाता है। अब बच्चों जो ऑक्सी और अनाक्षी शोषण है आप पढ़ लिए, तो स्टेप वाइज 4-5 पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे, आसानी से अंतर लिख सकते हैं। पहला नाम से ही ऑक्सी शोषण, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अनाक्षी शोषण बिना ऑक्सीजन के होता है। दूसरा जो पॉइंट है कि इसमें ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण हो जाता है, पूरी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलती है। और अनाक्षी शोषण में ग्लूकोज तो उतना ही लगेगा लेकिन पूर्ण ऑक्सीकरण उसका नहीं होता है। तो तीसरा पॉइंट है कि जब ऑक्सी शोषण होता है तो उसका जो अंतिम उत्पाद बनता है, अंत में बनता क्या है, ऑक्सी शोषण में अंत में कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है, ऊर्जा निकलती है। अनाक्षी शोषण में जो अंतिम उत्पाद दो तरह के होते हैं। जंतु कोशिका के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। वनस्पत कोशिका में एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। ज्यादातर वनस्पत कोशिका में इस तरह के शोषण पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में कभी कभी इस तरह का शोषण होता है, जब हम ज्यादा कार्य कर देते हैं उस समय मांसपेशियों के अंदर अनाक्षी शोषण होता है और उस कंडीशन में अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड होता है। लेकिन सामान्यतः अनाक्षी शोषण में एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। अगला स्टेप है बच्चों, ये शोषण जो क्रिया अनाक्षी शोषण जो ऑक्सी शोषण जो होता है वह कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में मिलकर होता है। अभी आपने पढ़ा कि ऑक्सी शोषण का जो पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस, तो जो ग्लाइकोलाइसिस है कोशिका द्रव्य में होता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया में उसके क्रेब चक्र का पार्ट पूरा होता है। तो ऑक्सी शोषण दोनों में होता है, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो अनाक्षी शोषण होता है वह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। अगला पॉइंट है कि जो इसमें ऊर्जा निकलती है वो 38 एटीपी के रूप में निकलती है। अनाक्षी शोषण होता है उसमें 2 ही एटीपी बनता है, यानी अनाक्षी शोषण में ऊर्जा कम मिलती है। ग्लूकोज सेम उसमें दहन होगा, ऊर्जा कम मिलेगा। अगला पॉइंट है कि जो भी जंतु हैं, बहुकोशिकीय जंतु और पौधों में ये ऑक्सी शोषण होता है। कुछ जो है सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं में, कवक कुछ ऐसे होते हैं जैसे ईस्ट में, और मनुष्य जब अधिक कार्य करता है या जंतु अधिक कार्य करते हैं क्योंकि मांसपेशियों में अनाक्षी शोषण होता है। इस तरह बच्चों हम ऑक्सी और अनाक्षी शोषण को आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों शोषण क्रिया में ग्लूकोज अणु के विखंडन को निम्न रेखा चित्र से आसानी से हम समझ सकते हैं कि जो ग्लूकोज अणु होता है कोशिका द्रव्य के अंदर वह विखंडित पहले होता है और उससे पायरुवेट बनता है। ये 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज है, C6H12, 6 कार्बन होता है, 3 कार्बन वाला 2 मॉलिक्यूल बनता है और इसमें से कुछ ऊर्जा निकलती है। ये क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, इसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, चाहे ऑक्सी शोषण हो या अनाक्षी शोषण, दोनों में यह जो है प्रक्रिया, यह क्रिया कॉमन है। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सी और अनाक्षी में क्या कॉमन है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस कॉमन होता है। यानी दोनों शोषण में ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुविक एसिड होता है जिसको पायरुवेट भी कहते हैं, तो पायरुवेट क्या, अब यहाँ से ऑक्सी और अनाक्षी के रूप में बढ़ता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अभाव और ऑक्सीजन की उपस्थिति, जैसा ऑक्सीजन का कंडीशन होता है उस हिसाब से इसका विखंडन होता है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है यानी ऑक्सीजन नहीं है, उस समय ये पायरुवेट एथिल अल्कोहल में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। उसमें
कम ऊर्जा निकलती है तो ही एटीपी बनते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी है यानी अभाव है, बिल्कुल ऑक्सीजन ऐसा नहीं कि उपस्थित है, थोड़ा ऑक्सीजन है, कम ऑक्सीजन है, उस कंडीशन में क्या होता है, ये पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। तो जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, जल कोशिका के अंदर अभी पड़े हैं, तो मनुष्य के मांसपेशियों में अधिक काम करने पर ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, उस समय मांसपेशियों में अनाक्षी शोषण होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे हमें थकान या दर्द होता है। तीसरा कंडीशन होता है जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो, तो वहां पूरा पूरा ऑक्सीशोषण होगा और उस कंडीशन में ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण होता है, पूरा पूरा इसका विखंडन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है। इस कंडीशन में सबसे अधिक ऊर्जा इसमें निकलती है और इसमें कम ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार शोषण क्रिया को आसानी से रेखा चित्र से हम समझ सकते हैं। बच्चों, शोषण क्रिया में जो ऊर्जा निकलती है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से या भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से, कभी कभी प्रोटीन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है, वसा के भी ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा पढ़े कि जो शोषण क्रिया में ऊर्जा निकलती है वह एटीपी के रूप में बदल जाती है। बच्चों, जो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा निकलती है, जैसे एक ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण होता है तो 38 एटीपी बनते हैं। उसके साथ बच्चों जो 673 किलो कैलोरी जो ऊर्जा निकलेगी वो उष्मा के रूप में भी बदल जाएगी। तो उष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में बाहर निकल जाती है और कुछ ऊर्जा जो है एटीपी में बदल जाती है। एडीपी जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या कोशिका द्रव्य के अंदर ये रहता है, जब रहता है तो यह ऊर्जा 12 किलो कैलोरी ऊर्जा का इस्तेमाल करके इसका एक अणु जो है फास्फेट अणु के साथ मिलकर के एक अणु एडीपी बनाता है, एटीपी बनाता है। सॉरी, एक अणु एडीपी 12 किलो कैलोरी ऊर्जा का इस्तेमाल करके फास्फेट अणु को जोड़ता है और एटीपी बनता है। अब एक एटीपी जब टूटता है तो फिर इससे फास्फेट अलग हो जाता है, यानी माइनस यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ माइनस प्लस हो रहा है, और जो उसमें से ऊर्जा निकलती है एटीपी के टूटने से, वह ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए बंधित हो जाती है। यानी शरीर के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कोशिका कार्य के लिए, गति के लिए, श्रावण या चेतना के लिए, संश्लेषण के लिए, जो प्रोटीन निर्माण, वसा निर्माण, कार्बोहाइड्रेट निर्माण, सब जैविक क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही ऊर्जा एटीपी के टूटने से पुनः मिलती है। इस प्रकार बच्चों, यह जो एटीपी से ऊर्जा निकलती है, इसके एटीपी को ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, एटीपी को एनर्जी कॉइन्स या एनर्जी करेंसी कहते हैं। इस तरह शोषण क्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में बंधित होती है।